नेक्स्ट टॉपिक में प्लेन में आ जाओ। कुछ इस टॉपिक में क्या है कि जैसे कि ए प्लेन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड, एक प्लेन जो है यूनिकली डिटरमाइंड कब होगा, इसको देखो ध्यान से। एक हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे क्या बोला है, प्लेन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। देखो अगर पहला कंडीशन कोई प्लेन सेटिस्फाई करेगा तो भी उस प्लेन का हम यूनिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन कोई प्लेन सेटिस्फाई करेगा तो भी हम प्लेन का यूनिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो भी प्लेन हमारा यूनिक हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, तीनों कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें किसी भी प्लेन का डिस्टेंस पता चल जाए ओरिजिन से, कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि हम लोग ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन से प्लेन का में क्या, जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, वो पता चल जाए। और हमें उस डिस्टेंस जो मिलेगा, उस डिस्टेंस के अलोंग अगर हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होगा, प्लेन यूनिक होगा। प्लेन यूनिक होगा तो फिर हमें क्या कर सकते हैं, उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। अगर प्लेन हमारा किसी एक पॉइंट से पास करे, तुम ऐसे अपने माइंड में सोचो कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है कहीं भी स्पेस में, तो उस पॉइंट से कितने प्लेन पास कर सकते हैं, इन्फिनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। उन इन्फिनाइट प्लेन में से अगर मैं बोलूं कि कोई एक प्लेन है जो एक गिवन यूनिट वेक्टर या किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, फिर एक काम तुम ऐसे सोचो, एक प्लेन एक पॉइंट मैं दे दूं, ठीक है, एक पॉइंट दे दूं, देख लो यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट से पास करने वाले कितने प्लेन होंगे, इन्फिनाइट प्लेन होंगे। एक प्लेन ऐसे भी हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे भी हो जाएगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ऐसे करके कितने प्लेन्स आएंगे, इन्फिनाइट प्लेन्स आ जाएंगे। एक प्लेन ऐसे भी हो जाएगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। इस इन्फिनाइट प्लेन में से एक ही ऐसा, और एक मैं यूनिट वेक्टर दे दूं, ये देखो 3D डायग्राम है, ध्यान से समझना होगा। एक मैं वेक्टर दे दूं ऐसे, तो इस प्लेन पर ये जो वेक्टर है सिर्फ इसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, बाकी इस प्लेन और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये प्लेन यूनिक हो गया। कहने का ये मतलब है कि दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि किसी प्लेन पर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि और मैं पॉइंट फिक्स कर दूं और उस प्लेन पर मैं एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या कोई भी एक वेक्टर फिक्स कर दूं, तो हमारा प्लेन यूनिक हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट देता हूं तो उस पॉइंट से तो इन्फिनाइट प्लेन पास करेगा। बट अगर मैं बोल दूं कि एक पॉइंट भी गिवन है, ये एक पॉइंट भी गिवन है, और एक ये पॉइंट भी गिवन है स्पेस में, और ये एक वेक्टर भी गिवन है, ये वेक्टर, हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए, एक ऐसा प्लेन है जो इस पॉइंट से भी पास करे और इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर भी हो, तो वो प्लेन यूनिक होगा। इस वेक्टर पे ये प्लेन परपेंडिकुलर भी है और इस पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन जो आ रहा है यूनिक प्लेन होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा क्या है, इसको देखो, इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर कोई प्लेन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कोई भी तुम स्पेस में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना लो, वहां से क्या होगा, नॉन कोलिनियर, इस बात को ध्यान में रखो। कोलिनियर से तो 3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो 3 कोलिनियर पॉइंट से तो इन्फिनाइट प्लेन पास कर जाएगा, ठीक है ना। 3 कोलिनियर पॉइंट से एक ऐसे भी प्लेन पास कर जाएगा, एक प्लेन ये हो गया। दूसरा ये 3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो दूसरा प्लेन ऐसे भी पास कर जाएगा, ये भी प्लेन पास कर जाएगा हमारा, ऐसे करके भी प्लेन हो जाएगा। डोर का हिंज देखा है ना, डोर का हिंज, डोर के हिंज पे कोई भी 3 पॉइंट ले लो और डोर को खोलो, तो डोर को खोलते जाओगे, डोर को खोलो, थोड़े थोड़े एंगल पे खोलो, तो वो जो डोर जो है हमारा वो प्लेन है, और जो हिंज पे 3 पॉइंट लिया है उस 3 पॉइंट से सारे प्लेन पास करेंगे। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से तो इन्फिनाइट प्लेन पास करेगा। ऐसे करके कितने प्लेन बन जाएंगे, इन्फिनाइट प्लेन बन जाएंगे। बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक ही प्लेन पास करेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। सबसे पहला क्या करना हमें कि नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बोलने का मतलब कि जो, देखो तुम ऐसे ध्यान से इसको पहले एक बार देख लो, फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ। तुम ऐसे देखो कि हमारे पास ये प्लेन है, ये क्या हमारा एक प्लेन है, ठीक है।
अब ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लेन में खूबी क्या है कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल है ओरिजिन से, ध्यान में रखना ये 3D डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा वाई जेड प्लेन है, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है ये, या फिर ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को हमने एन बोला, कैपिटल एन। ये क्या हमारा ओ एन, ये जो आ रहा है ये क्या है, डिस्टेंस है, किससे, ओरिजिन से प्लेन पर, ठीक है। मान लो कि इस डिस्टेंस को हमने बोला कि स्मॉल डी के इक्वल है, डिस्टेंस क्या हमारा, स्मॉल डी के इक्वल है, ठीक है। और हमने प्लेन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी उठा लिया, ठीक है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोई भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हमारा क्या, रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ओपी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ओपी वेक्टर, ठीक है। अब बात को देखो ध्यान से, हमने इस पी एन को भी ज्वाइन कर दिया, पी एन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया। और ये जो हमारा ओ एन है ना, ओ एन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस, और ये हमारा ओ एन वेक्टर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारा एन पी वेक्टर हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा ओ एन है, डिस्टेंस ऑफ द, लिख देता हूँ मैं। ओ एन क्या हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं रीड, हम लोग पहला उठाएंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। ओ एन क्या है हमारा, ओ एन क्या है, ओ एन है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। आगे बात समझ में। और ये किसके इक्वल है, हमने इसको क्या माना, स्मॉल डी, ठीक है। और ओपी क्या है, या ये ओपी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P, x कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द प्लेन, ठीक है ना। यहां तक आ गई बात समझ में। और बच्चों हमने ना ओ एन वेक्टर जो है ना, ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, इस परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में, ये इस परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, एन कैप, ठीक है। तो अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है कि ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, डी, और इनटू डायरेक्शन क्या है, ओ एन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने क्या बोला, एन कैप, तो क्या हो जाएगा, एन कैप। ये हमारा क्या हो गया, ओ एन वेक्टर हो गया। अब तुम ऐसे बताओ कि ओ एन वेक्टर जो है, ये ओ एन वेक्टर, ये क्या इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और ये जो एन पी वेक्टर, एन पी वेक्टर ये तो प्लेन पर लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओ एन वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर कोई भी वेक्टर हो, वो वेक्टर और इस ओ एन वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ओ एन वेक्टर और एन पी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एज ओ एन वेक्टर, ये जो ओ एन वेक्टर है ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, एन पी वेक्टर पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ओ एन वेक्टर का, ओ एन वेक्टर और एन पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे मैं एन पी वेक्टर निकाल रहा हूँ, एन पी वेक्टर कैसे निकलेगा, तुम यहाँ देखो, इस इन ट्रायंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल
ओ एन पी ट्रायंगल में चलते, ठीक है, ओ एन पी ट्रायंगल में चलते, ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ पी वेक्टर। तो एन पी वेक्टर हमें क्या मिलेगा, एन पी वेक्टर मिलेगा ना ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। ओ पी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना पी पॉइंट का, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस ओपी वेक्टर को हमने मान लिया आर वेक्टर, क्या मान लिया, ओपी वेक्टर को हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है ना, इसको हमने आर वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो ये ओपी वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर हमने क्या लिया है, डी मैग्नीट्यूड ओ एन का इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है एन कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, एन पी वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ एन वेक्टर और एन पी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है जीरो, ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर हम लेंगे डी इंटू एन कैप, ओ एन वेक्टर है ना डी इंटू एन कैप, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी इंटू एन कैप, ये तो ओ एन वेक्टर लिखा, और डॉट प्रोडक्ट एन पी वेक्टर क्या लेंगे, आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, एन कैप, डी को पहले निकाल दो, डी को हमने निकाल दिया, डी तो ये स्केलर का काम कर रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप, ये इज इक्वल्स टू जीरो, डी हमारा क्या है, जीरो के इक्वल तो है नहीं डी, तो यहाँ से इसको हमने क्या लिख दिया, इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो ये हो गया जीरो, तो हमें क्या मिल गया, एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस डी एन कैप इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे मिल गया। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस क्या हो जाएगा, ये डी, और ये क्या हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा जीरो, ठीक है, एंड कॉस जीरो वन होता है, हमें पता है ना कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो एन कैप डॉट एन कैप वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, वन स्क्वायर तो वन, तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये हमारा किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है। एक तो तुम्हें याद रखना है कि ये प्लेन का इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखना है कि ये डी क्या है, ये क्या मैंने बोला, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि ये प्लेन का इक्वेशन है। दूसरी बात क्या याद रखना है तुम्हें कि ये डी क्या है, डी जो है, जिस प्लेन का तुमने ये इक्वेशन लिखा है, डी उस प्लेन का डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। इस प्लेन का, इसी प्लेन का इक्वेशन हमें क्या मिला, इस प्लेन का हमें इक्वेशन मिल गया ना, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, ये हमें प्लेन का इक्वेशन मिला। अब ये एन का डी क्या हमारा, इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब क्या हुआ कि इस प्लेन पर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो डी के इक्वल है, और ये एन कैप क्या है, इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये आर वेक्टर क्या है, इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट का, किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, एन कैप क्या है, ये जो नॉर्मल है ना, इसी के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, और ये आर वेक्टर क्या है, इस प्लेन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस बात को ध्यान में रखोगे तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, इसको बिल्कुल रट जाना है एज इट इज। अब बच्चों आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन, प्लेन का जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें आ जाओ। उसके लिए क्या है तुम देखो ध्यान से, प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म देखो, एक बार मैं इस डायग्राम को दोबारा ये करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखो ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म क्या है, इसको देखो ध्यान से, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो हमारा प्लेन, ये डायग्राम हो गया।
अब मान लो कि ये जो P पॉइंट है ना, पहले लिख लेते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। अब ये तो अभी हमने क्या देखा, नॉर्मल फॉर्म। ये जो अभी हमने देखा ये वेक्टर फॉर्म देखा। कौन सा फॉर्म देखा हमने, वेक्टर फॉर्म। ये क्या था हमारा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म अभी हमने देखा ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म देख लो क्या है। इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर का, पी वेक्टर का पोजीशन, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा। मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आगे बात समझ में। तो ओपी वेक्टर हमने लिख लिया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये जो एन कैप है ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, ये जो परपेंडिकुलर है ना ओ एन, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब मैंने क्या बोला था कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन कोसाइंस को आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके तुम ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट द डायरेक्शन कोसाइंस, let the direction cosines of n cap unit vector along the normal वेक्टर ओ एन। ये जो ओ एन वेक्टर के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर है बी एल कॉमा एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। आ रही मेरी बात समझ में। हमने क्या बोला, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल वेक्टर ओ एन, इसके डायरेक्शन में, उसको हमने एल एम एन मान लिया। तो ठीक है, तो एन कैप क्या हो जाएगा हमारा, एन कैप को ऐसे ही लिखेंगे ना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये हमारा हो क्या गया, एन कैप यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमारा जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आगे बात समझ में। और ये हमारा ओपी क्या हो गया, ये हमारा पी पॉइंट जो रैंडम पॉइंट है उसका क्या हो गया, ओपी वेक्टर रैंडम पॉइंट जो हमने प्लेन पर लिया ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारा तो वेक्टर इक्वेशन है, ये क्या हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन का हमारा वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन से मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, आर वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, आर की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप क्या लिया हमने, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर ये भी वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में, ये भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, जे कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, के कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा, एल एक्स, यहाँ से एल हो गया, यहाँ से एक्स, आई कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एल लिया, यहाँ से एक्स लिया, तो एल एक्स प्लस जे कैप का कंपोनेंट यहाँ से एम, यहाँ से वाई, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस यहाँ से के कैप का कंपोनेंट एन और यहाँ से जेड, तो क्या हो जाएगा एन जेड, और ये डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन,
ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया। बिल्कुल रट जाना है, इस बात को याद रखो। दूसरी बात क्या कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तुमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन। तो देख लो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल का। इसका पहला वेरिएबल क्या है, ये x हमारा पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल क्या है y, तीसरा वेरिएबल क्या है ये z। तो 3 वेरिएबल है। lmn क्या हमारा कांस्टेंट है, डी क्या हमारा कांस्टेंट है। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 ये वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको तुम्हें समझना है कि अगर मैं कोई भी प्लेन ऐसे लिखूँ ना, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई भी प्लेन ऐसे लिखूँ 2x प्लस -3y प्लस 4z, जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। कोई भी मैंने लिख लिया 2, ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन को, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो सुन लो ध्यान से। जो x, y और z का जो कॉफिशिएंट होता है ना, x, y और z का जो कॉफिशिएंट होता है, वो इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, नॉर्मल वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। अरे मेरी बात समझ में, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल of the normal to the plane, of the normal to the plane, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2, -3 एंड 4। जो बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 4। ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल वेक्टर लिखो, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। ये क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, टू द प्लेन। ये प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखो। अब ये नॉर्मल वेक्टर, मान लो कि अगर इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, जैसे इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया इस नॉर्मल वेक्टर का, तो हमें क्या मिल जाएगा, √2² प्लस ऑफ -3² एंड प्लस ऑफ 4²। तो क्या हो जाएगा, 16 + 9 25 + 4 √129, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारा n वेक्टर है, इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर। ये हमारा जो है एक यूनिट वेक्टर नहीं है। इस बात को आगे समझ में। तो कहने का ये मतलब है, अभी मैं क्या तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लेन, ठीक है, अगर मान लो यूनिट वेक्टर आ जाता तो कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि कोई भी एक प्लेन दे दूँ, मान लो कि मैं ऐसे दे दूँ, कोई भी -4x -3y प्लस z इज इक्वल्स टू 2, ये दे दूँ, और मैं बोलूँ ये क्या है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, तो ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर, अच्छा एक बात और, प्लेन पर कितने नॉर्मल वेक्टर होते हैं, प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे 2 नॉर्मल वेक्टर होते हैं। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, या अगर मैं बोलूँ कि प्लेन पर कितने नॉर्मल वेक्टर होते हैं, तो प्लेन पे तो इन्फिनाइट नॉर्मल वेक्टर होते हैं, बट प्लेन का 2 डायरेक्शन होता है। 2 डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या, कि किसी भी प्लेन पर 2 नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। बात को सुनो ध्यान से, प्लेन पर तो ये भी नॉर्मल वेक्टर है, ये भी हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन पर ये भी एक नॉर्मल वेक्टर है, ऐसे करके तो इन्फिनाइट नॉर्मल वेक्टर हो जाएंगे। बट इस प्लेन पे एक इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, जिसको अगर हमने बोल दिया n कैप, तो इस डायरेक्शन में दूसरा यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, -n कैप। एक ये वेक्टर परपेंडिकुलर, एक ये वेक्टर परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूं कि प्लेन के कितने डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं। प्लेन पे 2 ही यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर मिल गया तो हमें क्या करेंगे, दूसरा यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे। मान लो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। अगर मैंने एक क्वेश्चन बोला कि देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि क्वेश्चन 1 मैंने बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन मैंने ऐसे दे दिया आर वेक्टर डॉट कार्टेशियन फॉर्म में देता हूँ। मान लो कि दे दिया 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 8। मैंने बोला क्या, फाइंड यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन। इस वेक्टर, ये जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन दे रखा है, इस पे यूनिट वेक्टर्स, तो कितने यूनिट वेक्टर्स आएंगे, 2 यूनिट वेक्टर्स आएंगे, वो दोनों यूनिट वेक्टर लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन can be given as, क्या होगा, 2 minus 3 2 minus 3 and 4। तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन सिंपल है, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा ना, वो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, इसको हमने एन वेक्टर बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये प्लेन पर किसी भी एक डायरेक्शन में क्या आ गया, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो ये हो गया एन। अब हमारा क्या होगा, एन कैप ले लिया हमने। तो एन कैप कैसे, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो एन कैप क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस, ये तो हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, 3j कैप प्लस, इसको ऐसे लिखा हमने एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो एन वेक्टर क्या हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये तो हमने लिख दिया एन वेक्टर को अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो ये क्या हो गया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 9 29। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, वेक्टर in the direction of n वेक्टर। n वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। अगर मैं प्लेन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्लेन दिया, ये प्लेन दे दिया, मान लो कि ये जो हमारा प्लेन है ये ऐसे, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया मैंने, 2 माइनस 3 4, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 8। ये प्लेन का इक्वेशन दे दिया। अब इस प्लेन के इस डायरेक्शन में ये n वेक्टर हमें पता चल गया, ये n वेक्टर हमें क्या पता चला, ये n वेक्टर पता चल गया, ये ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें n वेक्टर पता चल गया। अब इस डायरेक्शन में तो हमने ये n वेक्टर के डायरेक्शन में हमने क्या निकाल लिया, n वेक्टर के डायरेक्शन में हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। जो ये नॉर्मल वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप, ये तो पता चल गया। तो एक डायरेक्शन तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, दूसरा जो परपेंडिकुलर होगा या फिर जो दूसरा यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस एन कैप, इस डायरेक्शन में होगा नीचे प्लेन के, ये क्या होगा, माइनस एन कैप। तो माइनस एन कैप कैसे निकालोगे वेक्टर, ये प्लेन के इस डायरेक्शन में होगा, नीचे होगा, कैसे निकालोगे, एन कैप निकला है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम फाइनल क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स,
perpendicular to the plane can be given as, क्या होगा, प्लस माइनस एन कैप। तो प्लस माइनस एन कैप का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 2/√29 आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो माइनस होगा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3/√29 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/√29 के कैप। ठीक है ना। पहला वेक्टर क्या होगा, प्लस एन कैप का मतलब क्या होगा, ऊपर ऊपर प्लस ले लेना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ले लेना, दूसरे में क्या नीचे नीचे वाला साइन ले लेना, माइनस प्लस माइनस। तो दो वेक्टर आ गए ना, दो वेक्टर आ गए, एक तो हमारा एन कैप आ गया और दूसरा क्या हो गया माइनस एन कैप। दोनों ही वेक्टर क्या हमारा प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब इसी बात को मैं ऐसे लिखूं कि अगर हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, या वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बोलता हूँ, क्या है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ठीक है। अगर मैंने लिखा आर वेक्टर डॉट, एक वेक्टर हमने ले लिया, एन कैप को लिख लिया ए आई कैप, सॉरी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और यहाँ पे क्या है डी। तो बार बार बोल रहा हूँ, एक बात को बता रहा हूँ, ये क्या है हमारा, ये प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये एन वेक्टर है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो आप यहाँ पे एन कैप बता रहे हो, यहाँ पे फिर एन वेक्टर बता रहे हो। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आर डॉट एन कैप क्या हमारा डी के इक्वल है ना। इसको मैं क्या करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एन से, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी एन कैप, एन कैप नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, और ये तो हमारा स्केलर की तरह काम कर रहा है, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू एन कैप, इस डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। इसको फिर मैं दोबारा कांस्टेंट बोल सकता हूँ, दोबारा फिर मैंने ये कांस्टेंट है ना, इसको फिर डी बोल दिया। अब ये क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, फिर ऐसे आ गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अब एन कैप नहीं लिखा है, यहाँ पे एन वेक्टर लिखा है। ठीक है ना। तो ऐसे भी ये हमारा ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आर वेक्टर के बाद जो डॉट के बाद ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एन वेक्टर क्या है, जो कि ए आई कैप है, बी जे कैप है और सी के कैप है। ये क्या हमारा वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, टू द प्लेन, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है। आगे बात समझ में। अब यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो कुछ नहीं, दो आ जाएगा यूनिट वेक्टर, एक तो इसका ये ले लो यूनिट वेक्टर निकाल लो एन वेक्टर के डायरेक्शन में, और दूसरा क्या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, पहली बात। और ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे मैं इक्वेशन दिखा के बोलूँ तो ए बी सी क्या है, जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है ना एन वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है ना। अब आगे बात समझ में। अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूँ प्लेन आर वेक्टर डॉट, मैं दे दूँ तुमको ऐसे, जैसे देखो, जैसे मैं तुम्हें ऐसे दे दूँ, लाइक ये देखो, ऐसे मैं दे दूँ तुम्हें √5x, ठीक है, माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5 + 4 9 + 4z इज इक्वल्स टू -7। ये मैं अगर दे दूँ तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे देख के आर डॉट एक वेक्टर लिखा है इज इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर, वेक्टर बोल रहा हूँ, ये प्लेन लिखा है,
ये किसके इक्वल है -7, तो ये क्या हमारा, इसको देख के तुम क्या बोलोगे, इसको तुम देखकर, यहाँ पे कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे y नहीं होगा यार, सॉरी, यहाँ पे आई कैप वेक्टर लिखेंगे ना, ये तो मैं XYZ लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से एक बार फिर से लिखते। अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूँ R वेक्टर डॉट, ये ऐसे दे दूँ √5 आई कैप, ठीक है, -2 J कैप, 5 + 4 9 + 4 K कैप इज इक्वल्स टू 9, ऐसे मैं दे दूँ, तो इसको देख के तुम क्या बोलोगे कि सबसे पहले इसको देख के क्या बोलोगे कि इट इज़ अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये जो लिखा है ना, ये अब देखो क्या होगा, मान लो कि इसको हमने वेक्टर n वेक्टर बोल दिया, तो n वेक्टर क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 5 √5 आई कैप -2 J कैप + 4 K कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर + -2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 5 + 4 9 + 16, क्या मिल गया हमें 5। एक काम करते, इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको 5 से, और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैंने यूनिट वेक्टर बनाने के लिए √5, अब ये हो गया 5 और ये हो गया 5, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा ना √5/5 होल स्क्वायर माइनस प्लस -2/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। देखना इसको, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब n का क्या मिल गया हमें, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मिल गया। तो अब ये जो वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म में लिखा हुआ है r.n कैप इज इक्वल्स टू d। समझ रहे हो बात को, r वेक्टर के साथ जो लिखा है ये लिखा है r.n कैप इज इक्वल्स टू d। और अगर मैंने इस फॉर्म में वेक्टर लिखा, जैसे ये लिखा वेक्टर, यहाँ पे एक और मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक प्लेन का इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा, r डॉट यही लिख लिया √5i -2 j कैप प्लस 4 k कैप इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे n वेक्टर क्या मिल गया हमें, √5i कैप -2 j कैप प्लस 4 k कैप, ऐसे मिल गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ n लिया तो क्या मिला हमें, 5 मिला। n का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा हमें, 5। तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है। अब ये जो इक्वेशन लिखा है ये अगेन वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये भी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है, बट इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये इस फॉर्म का है, और ऐसे अगर यूनिट वेक्टर लिखा है वो इस फॉर्म का है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार मैंने बता दिया कि अगर मैं ऐसे करके कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिखूं, ऐसे करके किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखूं, तो ये जो x y और z के साथ जो x y z का जो कॉफिशिएंट है ना, वो क्या है, इस प्लेन पर जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, इस प्लेन पर जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का, सॉरी, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। आ रही मेरी बात समझ में। अब तुम यहाँ से तुमने वेक्टर बनाया, हमें अगर मान लो कि यहाँ से हमने वेक्टर बनाया 2 ले लिया, फिर ले लिया 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, एक वेक्टर ले लिया, फिर उसको हमने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो हमें अगर 1 मिल गया, तो फिर ये 2 -3 और 4 क्या है, जो प्लेन पर यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन है। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये क्या है, 2 -3 और 4 क्या है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का क्या डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, और अगर हमने वेक्टर बनाया 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप,
और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 मिल गया, मतलब कि ऐसे करके हम लोग, चलो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ मान लो कि हमने ऐसे ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अब जो n वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, n की वेक्टर क्या है, ये हमारा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है ये। तो n क्या हो जाएगा, जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मैं दो केस बनाता हूँ, एक केस 1 ले लिया। केस 1 में क्या बोला हमने कि इफ़ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज डैट n वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज डैट ये जो n वेक्टर क्या है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये ए बी सी क्या है, ये क्या हमारा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर। आगे बात समझ में। केस 2 बना लिया, इफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज डैट एन वेक्टर अब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में हमारा वेक्टर क्या बन रहा है, एन वेक्टर क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे एन वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस केस में तुम लिख लो एन कैप लिख लो, एन कैप क्या हो जाएगा, ए बी सी को तुम क्या बोल सकते हो, ए को एल बोल दो, बी को एम बोल दो एंड सी को क्या बोल दो, एन बोल दो। तो यहाँ पे एन कैप क्या हो जाएगा, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ऐसे लिख लो। या फिर तुम जो यूनिट वेक्टर है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, लास्ट बार, और इस फॉर्म में अगर हमारे पास कभी भी प्लेन का इक्वेशन हो तो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट क्या कहलाता है, वो नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर है उसका वो डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल पे परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। अब अगर नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया, अगर नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मिल गया तो फिर एक्स वाई जेड का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है।